करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दावेदारी जता रहे विवेक सिंह से खास मुलाकात। पानी की समस्या, नौकरी के लिए युवाओं का पलायन, महिलाओं के लिए जॉब न होना, लघु उद्योग न होना सहित क्राइम को बताया करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या। साथ ही कहा कि व्यापारी की सुरक्षा के बिना विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। विवेक सिंह ने मोदी जी को कर्मयोगी बताते हुए युवाओं से की राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे विवेक सिंह। विवेक सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। विवेक जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं करौली धौलपुर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं। तो मैं आपको अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं विवेक सिंह हूं। मैं अभी 36 साल का हूं। मैंने सक्रिय राजनीति पिछले 2-3 साल से ही चालू करी है और इससे पहले मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो है, मैं IIT खड़गपुर से मैंने अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में। उसके बाद फिर मैंने बार्कलेज बैंक है इंग्लैंड की, उसमें मैंने काम किया 1.5 साल के लगभग। उसमें मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर था। उसके उपरांत मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, उस टाइम पर मैंने 3 बार सिविल सर्विसेज में IAS का इंटरव्यू दिया था। फिर मैंने अपना सोलर का बिज़नेस चालू किया। सोलर का बिज़नेस चालू करने के साथ साथ मैं राजनीति से भी जुड़ा रहा और अब मुझे लगता है कि वो टाइम है कि जब मेरे को एक्टिव पॉलिटिक्स में खुद एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए मैं बीजेपी से टिकट भी मांग रहा हूँ। विवेक जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप कोई सरकारी नौकरी कर सकते थे, किसी प्राइवेट कंसर्न में अच्छी नौकरी कर सकते थे, आपने राजनीति का क्षेत्र ही क्यों चुना? सर, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने कोशिश की थी कि मेरा सिविल सर्विसेज में IAS में या कहीं पे सिलेक्शन होता है ग्रेड A सर्विसेज में, वहाँ पे समहाउ मेरा जो है 8 नंबर से मेरा फाइनल में लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मेरे को ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ एक है बड़े लेवल पे मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने इस दौरान अपना बिज़नेस चालू किया ताकि मेरे को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए। जब एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमेशा से ये था कि मेरे को पब्लिक सर्विसेज में जाना है। और क्योंकि जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ही एक ये चीज़ का एहसास हो गया था कि पब्लिक सर्विसेज इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ शुड बी द गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और क्योंकि जितना भी मैंने अपना पढ़ाई की है, जितना भी मैं चीज़ों को समझा हूँ, मुझे ये लगता है कि अपने लिए जीना जो है वो मतलब हर कोई कर लेता है। अगर किसी भी इंसान को अगर 2 वक्त की रोटी कमानी है ना, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो हर कोई कर लेता है, हर कोई खा लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ काम है कि आप खुद राजनीति में आएँ और लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो भी हमारे समाज में लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए आप लोग काम करो ताकि हम लोग एक राष्ट्र निर्माण कर सकें। तो इस वजह से मेरा ये उद्देश्य था कि मैं एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ और मैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करूँ, राष्ट्र के लिए काम करूँ। और सेकंड चीज़ ये है कि जब आप महसूस करते हैं कि आप संपन्न हैं, तो मुझे लगता है कि आपका दायित्व भी बन जाता है कि आप यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी। मतलब प्रशासनिक सेवा में ना सही तो राजनीति के माध्यम से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने राजनीति के माध्यम से सेवा करने का निर्णय लिया, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? भाजपा की देखिए जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से मैं बहुत हद तक सहमत रहता हूँ। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम लोग है ना, जैसे बीजेपी में हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग राष्ट्रनीति पे काम करते हैं। तो राष्ट्रनीति में काम करने का मतलब होता है कि हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं। अगर हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है ना, तो हम लोग एक कुछ परिवारों के निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को अगर राष्ट्र निर्माण करना है ना, तो हमारे को पूरे समुदाय का, सभी क्षेत्रों का, सभी लोगों का विकास करना होगा। तो अब मोदी जी की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो इसी के ऊपर फोकस्ड है कि भाई सभी लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो डेवलपमेंट है ना, जो हमारा जो भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे स्प्रेड होनी चाहिए। और भाजपा का एजेंडा भी है अंत्योदय, मतलब जो कतार में सबसे आखिरी पर्सन है ना,
उसको भी आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहने चाहिए सभी पॉलिटिशियंस को। सेकंड चीज़ है कि जो डेवलपमेंटल मॉडल है, वो डेवलपमेंटल मॉडल कैसा है? डेवलपमेंटल मॉडल है कि अब हमारे को एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस चाहिए। गवर्नेंस ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही हर जगह इन्वॉल्व है। कोयले का प्रोडक्शन भी सरकार कर रही है, बिजली भी सरकार बना रही है और लोगों को सब्सिडी भी सरकार दे रही है जब लोग बिजली यूज़ कर रहे हैं। नहीं, अब हमारे को पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। डेवलपमेंटल मॉडल जो है, अगर आज हमारी जो हेल्थ पॉलिसी आई है उसमें हम बोलते हैं हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, और मैं ये मानता हूँ कि एक देश के निर्माण में हर एक इंसान का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम सोचें कि सरकार ही करती रहेगी और उससे डेवलपमेंट हो जाएगा और लोग सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को भी अपना पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने वालों में और भी बहुत लंबी फेरिस्त है, तो आपको उस लंबी फेरिस्त में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर, मैं तो ये मानता हूँ कि हम लोगों को कर्मयोगी होना चाहिए। हम लोगों को अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप अपना प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए। मैंने पिछले 4 महीने में जितने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ उतने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट भी हुआ हूँ। काफ़ी गाँव में गया हूँ, काफ़ी 8 की 8 विधानसभाएं मैंने कवर करी हैं, सब जगह गया हूँ। जितने ज़्यादा लोगों से हो सके उतना मिला हूँ, अपनी बातों लोगों के सामने रखी हैं। मैं कैसा डेवलपमेंटल मॉडल सोचता हूँ धौलपुर करौली के लिए, वो चीज़ें मैंने लोगों को सामने रखी है। जहाँ कहीं पे मौका मिला मैंने वहाँ पे लोगों के बीच में जाके एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है। अब मुझे लगता है कि ये पब्लिक और अब अल्टीमेटली भगवान है भगवान जो करेंगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। करौली धौलपुर लोकसभा सीट, इस लोकसभा सीट की जन समस्याओं से आप अवगत हैं? जी सर, बिल्कुल। मैं काफ़ी लोगों के बीच में घूमा हूँ, मैंने लोगों से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा है, और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जो अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखेंगे जो लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो एक ये मानिए, देखिए एक बसई डांग हमारा एरिया है, वहाँ पे लोगों को क्या है ना, आज भी लोग बता रहे थे मेरे को कि लोगों के पास एक अच्छा पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है ना कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में पानी की तो कमी है ही। इसीलिए अगर हमारा एग्रीकल्चर भी देखें हम लोग, तो हमारे एग्रीकल्चर में जो प्रोमिनेंट क्रॉप है यहाँ पे, तो वो है हमारी सरसों। जबकि ये जो पूरा रीजन है एग्रीकल्चर वाइज, ये रीजन जो है गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की कमी के कारण लोगों को सरसों करना पड़ता है। यहाँ पे उस एरिया में तो इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों को पानी का जो पीने का भी जो पानी मिलता है ना, वो खारा पानी होता है, जिससे कि लोगों को जोड़ों में दर्द हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को पलायन करके शहरों में आना पड़ता है गर्मियों में, क्योंकि कुछ ही लोग वहाँ पे घरों में रह जाते हैं। ठीक है, यूथ यहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन कर रहा है शहरी एरिया में नौकरियों के लिए। ठीक है, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं, एक जो अगर हम देखते हैं ना साउथ इंडिया के मॉडल्स को अगर हम देखें, तो महिलाओं को गाँव में जॉब मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के पास जॉब नहीं है। ठीक है, फिर है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ सूक्ष्म लघु उद्योग हैं जो कि हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि उस चीज़ के ऊपर और काम किया जा सकता है। ठीक है, फिर है क्राइम को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछले 5 साल किस तरीके से क्राइम जो है इस हद तक बढ़ गया था पूरे राजस्थान में, और हमारे क्षेत्र में तो कई गुना ज़्यादा। मतलब लोग दिन दहाड़े अगर किसी को गोली मार दे रहे हैं और बाजार के अंदर ऐसी चीज़ हो रही है, तो व्यापारी कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और जिस एरिया में, जिस राष्ट्र में, जिस जगह क्षेत्र में व्यापारी जब तक सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे फिर हम लोग सोच नहीं सकते कि विकास हो पाएगा। तो मेरे को लगता है कि अब जो हमारी जो डबल इंजन की सरकार आई है और जो अब बनेगी भी, हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्राइम का जो रेट है वो कम हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यापारियों को सुरक्षित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ रोजगार क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म लघु उद्योग हो। हम SHG बेस्ड मॉडल बनाएंगे, जिससे गांव-गांव तक जाके गांव-गांव में भी लोगों को नौकरियां और कुछ ना कुछ एक रोजगार मिले। अभी इन दिनों पार्टी बदलने का दौर चल रहा है, भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या तब भी भाजपा की सक्रिय राजनीति में रहेंगे आप? मैं भाजपा का कार्यकर्ता था पहले से ही। मुझे लगा कि मुझे कि मैं अब इस लायक हूँ कि मेरे को टिकट मांगना चाहिए और संसद में जाके राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, तो मैंने ये काम किया। अगर पार्टी को लगता है कि कोई बेटर कैंडिडेट है, तो मैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं एज अ जैसे मैं कार्यकर्ता था, मैं बिल्कुल एज अ कार्यकर्ता पार्टी के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से भाजपा को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, 6 सीटें गंवानी पड़ी। भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? सर, इस सीट को किस तरह से निकाल पाएंगे? सर, जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, हमको ये समझना पड़ेगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सिस्टम है
उसमें जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव है उसमें क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने धौलपुर के पूरे चारों इलाकों में देखा कि जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे थे, जो हमारी जिस तरीके से कास्ट डायनेमिक्स ने प्ले किया, इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसमें बढ़त मिल गई। लेकिन जब ये लोकसभा की बात आ जाती है ना, तो लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दे नहीं, उसमें उस टाइम राष्ट्र निर्माण की बात होती है, राष्ट्र के लिए बात होती है, देश के लिए बात होती है। और उसके लिए सब लोगों को पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज की तारीख में अगर कोई बेटर पर्सन है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी ने लोगों का, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं भी था ना, वो कॉन्फिडेंस मोदी जी ने लोगों का गेन कर लिया। और ये चीज़ आप देख सकते हैं किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भाजपा के फेवर में इंक्रीज हुआ है। तो अभी जब लोकसभा में लोग वोट करने जाएंगे ना, तो उस टाइम पे लोगों की कास्ट हो गई या रिलीजन हो गया या कोई एनी जो एक होता है ना, कोई भी कम्युनिटी, वो मुद्दे लोगों के माइंड में नहीं रहेंगे। लोगों के माइंड में होगा राष्ट्र, और राष्ट्र के लिए एज ऑफ नाउ बीजेपी और मोदी जी ही राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जो विश्वास जो भाजपा ने पिछले 10 सालों में और स्पेशली मोदी जी ने जो जीता है ना, ये हम लोगों को डेफिनेटली लोकसभा का चुनाव भी जिताएगा। मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, क्या ये मुमकिन है? सर 400, मुझे लगता है कि जो एनडीए का गठबंधन है वो 400 से ज़्यादा भी जीत सकता है। वो क्यों जीत सकता है उसका मैंने वापस बताया, मोदी से बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, मोदी जी ने उन सेगमेंट्स के ऊपर काम किया जो पिछले 60 सालों से सरकारों ने छोड़ रखे थे, जैसे कि महिलाएं। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि महिलाएं शौचालय में जा रही है, तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है, जो कि देखा भी गया है पहले कि जब महिलाएं ओपन खुले में शौच करने जाती थी तो उनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं। मोदी जी ने सब घरों में अक्रॉस इंडिया, गांव-गांव में शौचालय बनवा दिए, उनको इज्जत घर का नाम दिया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में सोचा है। मोदी जी ने पहली बार ये समझा कि भाई महिलाओं को, जो एक महिला खाना बनाती है चूल्हे पे, ठीक है ना, लकड़ियों का यूज़ करके, तो उससे उसका जो धुआं लेती है ना, वो 400 सिगरेट के बराबर होता है, 400 साढ़े 400 सिगरेट के बराबर। इसके ऊपर रिसर्च हुई है, तब वो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स ने बताया। और उनसे उनके लंग्स खराब होते हैं, उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा। तो पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि भाई गरीब कल्याण के लिए और फार्मर्स के लिए, हम लोगों को, फार्मर्स को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिना उनसे पूछे हम लोग कुछ भी पॉलिसी कर दे रहे हैं। मोदी जी ने इस चीज़ को समझा कि भाई आज की तारीख में फार्मर्स को, किसान को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए, इसीलिए पीएम किसान की योजना चालू करी और 6,000 रुपये पर ईयर का किसान को हेल्प की जाती है। और उस 6,000 का मोदी जी का टारगेट है कि उसको हम 12,000 लेके जाएंगे, जो कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने 8,000 ऑलरेडी कर दिया है। तो पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोगों का विश्वास जीतने में इतना इतना पूर्ण रूप से लोगों का विश्वास किसी प्रधानमंत्री पे हुआ है। तो इसीलिए बीजेपी जो है वो डेफिनेटली 400 पार करेगी, पूरा इंडिया का जो गठबंधन है। हमारे चैनल के माध्यम से करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि अब जो हम जिस समय में हम लोग हैं, वो जो हमारा समय है उसमें देखिए अक्रॉस वर्ल्ड अगर हम लोगों को देखें ना, तो हर जगह डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि आज भी यही सोचती हैं कि हम लोग किस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करें और डिवाइड करके अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को साध सकें। अगर हम लोग देखें तो कुछ नेताओं ने ऐसा बोला भी है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कास्ट सेंसस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका कास्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है क्या सिर्फ कास्ट सेंसस का, या उनको कुछ इसके अलावा वो कुछ बोलते हैं कि भाई कास्ट सेंसस करा के हम लोग कुछ डेवलपमेंट करें? ऐसा कभी उन्होंने ये नहीं बोला। बस कास्ट सेंसस बोल के ये है कि लोगों को डिवाइड करें और डिवाइड करके अपनी वोट बैंक साध सकें। मैं लोगों से यही बोलूँगा कि आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से कास्ट का पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, और इन सब चीज़ों को छोड़ के हम लोगों को ये सोचना है कि किस तरीके से जब मोदी जी राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी राष्ट्र के निर्माण के लिए जब हम जाएँ ना अपना वोट करें, तो हम लोगों के माइंड में यही होना चाहिए कि हमारे को राष्ट्र निर्माण करना है। और इसीलिए मैं यूथ से स्पेशली अपील करूँगा, नए वोटरों से स्पेशली अपील करूँगा कि आप लोग वोट करें ना तो राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र को सोच के करें, ना कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोच के करें। बस, थैंक यू। ये थे विवेक सिंह, जिन्होंने मोदी को कर्मयोगी बताते हुए कहा कि इस बार गठबंधन के साथ 400 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की। साथ ही कहा कि जब भी युवा वोट करे तो केवल देश के विकास के लिए वोट करे। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया।